बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट वन इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम रिकॉल करना चाहेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, जिसमें से हमने देखा था कि सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और उसकी कुछ हमने प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी, जिसमें हमने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव से और एंड होती हैं नेगेटिव पे, और जहाँ पर फील्ड यूनिफॉर्म होगा वहाँ पर ये लाइंस पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड होंगी, और जहाँ पर ये फील्ड वीकर होगा वहाँ पर ये लाइंस दूर दूर होंगी। तो उसी को आगे लेके चलते हैं। अब हमने बात करनी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जिस तरह ये आपके पास शो हो रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर हम देखते हैं कि किसी ख़ास एरिया में से वो कितनी लाइंस गुजरती हैं। वो जितनी लाइंस गुजरेंगी उनको हम क्या बोलेंगे, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें इस फिग के अंदर, ये आपके पास एक एरिया है ये वाला, तो इस एरिया में से देखें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। अगर आप देखें 1 2 3 4, मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 4 गुजर रही हैं। और अगर यही एरिया हम यहाँ पर ड्रा करें तो उसे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रह जाती है, 2, क्योंकि इस एरिया में से 2 फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। तो अब अगर हम इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो हम कहेंगे द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through certain area element is called electric flux through that area। जिस तरह ये हमारे पास एरिया था, ये भी एरिया है, तो एरिया यहाँ पर है, तो यहाँ पर ज़्यादा फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। तो एरिया अगर दूर हो गया तो यहाँ पर क्या है, 2 फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। और उसकी मैग्नीट्यूड में बात की जाए तो मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ई क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ए क्या है, वेक्टर एरिया। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो कुछ किताबों के अंदर आपको यहाँ फाई के साथ ई लिखा हुआ भी नज़र आएगा। तो इसी चीज़ को, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो हमने फर्स्ट ईयर में 2nd चैप्टर में पढ़ा था कि जब डॉट को ओपन करते हैं तो कॉस थीटा आता है, तो इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। और जबकि ये ई क्या है, ये मैग्नीट्यूड है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस वेक्टर की, और ए क्या है, ये भी मैग्नीट्यूड फॉर्म है, और थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन ई एंड ए। इसी चीज़ को हम आगे चल के भी देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि डिपेंड किन चीज़ों पे करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डेफिनेशन तो आपको समझ आ चुकी होगी कि किसी खास एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं, वो क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और डिपेंडेंस की बात करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी खास एरिया में से कितनी लाइंस गुजर रही हैं, एरिया ऑफ सरफेस एंड ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस। उसके बाद हम बात करते हैं इसके केसेस की, कि कब आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसका फर्स्ट केस है केस 1। इसको देखते हैं, सॉल्व करने के बाद हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स आता है या मिनिमम फ्लक्स आता है। तो केस है जी, व्हेन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर, ये पॉइंट है जी, एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर। तो जब भी आपके परपेंडिकुलर का वर्ड यूज़ हो, आपके जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि यहाँ पर थीटा क्या होगा, 90। ये जो एरोस से शो करवाई गई हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब यहाँ पर ये हमने एरिया प्लेस किया है जो कि इन लाइंस पर क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि थीटा 90। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और जो है, जो आपने याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर जो वेक्टर एरिया होगा ये वाला, अगर ये आप देख सके, इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये वाली चीज़, ये वेक्टर एरिया, इसके बारे में आपने ख्याल रखना है कि ये हमेशा जो भी सरफेस होगी उस पर क्या होगा, ये नॉर्मल होगा। अब एरिया तो हेल्ड किया हुआ आपने परपेंडिकुलर, ये जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर है, और ई की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन ये वाली आपके पास। लेकिन जो आपने थीटा देखना है वो बिटवीन ई एंड ए देखना है। तो अब ए की डायरेक्शन भी यही है और ई की डायरेक्शन भी यही है। तो E और A के दरमियान एंगल क्या बनता है, वो 0 डिग्री होगा।
लेकिन हमने ये जो सरफेस रखी हुई थी, ये वाला एरिया जो था, ये सरफेस, ये क्या थी, परपेंडिकुलर, लेकिन हमने एंगल देखना है ई और ए के दरमियान। तो यहाँ पर थीटा फिर हम क्या पुट करेंगे, 0। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि एरिया है परपेंडिकुलर रखा हुआ तो यहाँ पर थीटा भी 90 आएगा, ऐसा नहीं है। आपने ई और ए के दरमियान एंगल देखना है, जबकि ए क्या है, सरफेस पर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, फार्मूला में पता है ई डॉट ए कॉस थीटा, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो ई ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि ई और ए के दरमियान एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो कॉस 0 हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, उसकी वैल्यू होती है 1, और ये हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा ई ए के बराबर, और ये मैक्सिमम फ्लक्स आएगा। तो हम कहेंगे ये जो हमारे पास फ्लक्स है ये क्या है, मैक्सिमम है। उसके बाद हम बात करते हैं केस 2 की। अब है हमारे पास व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो ये आपके पास एरिया है। अब अगर आप देखें ई की डायरेक्शन तो यही है आपके पास, राइट की तरफ। अब अगर ये सरफेस देखें तो मैंने आपको लास्ट में भी बताया कि ये जो ए होगा इसकी डायरेक्शन हमेशा उस सरफेस पर परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल होगा। 90 का एंगल होगा तो हम कह सकते हैं ई और ए के दरमियान 90 का एंगल बन रहा है, तो थीटा की जगह पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, 90 डिग्री। तो वही इक्वेशन हम दोबारा लेंगे, ई डॉट ए, वैल्यूज़ पुट की हमने, थीटा की वैल्यू 90, तो ये कॉस 90 होता है 0, तो हमारे पास सारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमारे पास जो फ्लक्स आया है ये 0 फ्लक्स है। एक सादा सी बात है कि जब आपने ये एरिया इस तरह से रखा है पैरेलल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इसके ऊपर से गुजर जाएंगी, कुछ इसके नीचे से गुजर जाएंगी। ये जो सरफेस है आपके पास, कुछ इसके ऊपर से गुजर जाएंगी, कुछ इसके नीचे से गुजर जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इसके अंदर से गुजरना ज़रूरी है। और ये जो ए है, ए और ई के दरमियान, क्योंकि हमारी इक्वेशन डिपेंड कर रही है ई और ए पे, तो इन दोनों पे डिपेंड कर रही है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है ई और ए के दरमियान एंगल क्या बनता है। उस बेस पर हम थीटा लिखेंगे और फिर वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर हम देखेंगे हमारे पास आंसर क्या आता है। तो ये सेकंड केस में हमारे पास जो फ्लक्स आया वो है 0। इसके बाद इसके थर्ड केस की बात करते हैं। व्हेन एरिया इज इंक्लाइंड एट अ सर्टेन एंगल, तो ये आपके पास एरिया है, इंक्लाइंड है, ये देखें एट अ सर्टेन एंगल, ये ई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ये थीटा बना हुआ है, और ये एरिया इस पर एंगल बना रहा है इसके साथ थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है ये ई। अब ये अगर आप देख सकें कि ए जो है हमने इसका वो कंपोनेंट लेना है जो अलॉन्ग ई है। तो ए को जब हम रिजॉल्व करेंगे उसके कंपोनेंट्स में एक बनेगा ए एक्स और एक बनेगा ए वाई। अब ये हमारे पास एक ट्राई एंगल, राइट एंगल ट्राई एंगल, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरफ 90 का एंगल बन रहा हो, ये देखें ये 90 का एंगल बन रहा है, तो जिस तरफ 90 का एंगल बन रहा हो वो वाली साइड होगी बेस, उसके सामने वाली परपेंडिकुलर। तो एक हम याद रखने के लिए पढ़ते हैं एक्स फॉर कॉज वाई फॉर साइन। तो ए के दो कंपोनेंट होंगे ए एक्स और ए वाई, तो इस तरफ होगा यहाँ पर ए कॉस थीटा और यहाँ पर होगा ए साइन थीटा। तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन ई। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ए का प्रोजेक्शन ऑन ई कैसे, सपोज हम करेंगे यहाँ से कोई लाइट पड़ रही है इसके ऊपर, ए के ऊपर, ये जी मैं एरोज की फॉर्म में आपको शो करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कोई लाइट पड़ रही है, तो ए का प्रोजेक्शन इस तरफ बनेगा और वो किसके बराबर होगा, ए कॉस थीटा के। तो ये चीज़ तो हमने प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन ई, ये तो हमने लिख दिया फिजिकल फॉर्म में, तो ये मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। और इसी को जब ओपन करेंगे ई ए कॉस थीटा, तो थीटा की जो भी वैल्यू होगी इसको कैलकुलेट करके इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो जितना भी आता है फ्लक्स। तो ये तो इसका हो गया थर्ड केस। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट होती तो हम कहते ये वेक्टर क्वांटिटी है। और मज़ीद इसके अगर यूनिट्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर कॉलम, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम, या कॉलम इनवर्स भी इसको बोला जा सकता है। और मज़ीद हम यहाँ पर देख लेते हैं जो वेक्टर एरिया ए है ये क्या है और इसकी डायरेक्शन क्या है। आपको पता तो चल गई होगी कि ये हमेशा क्या होगी, नॉर्मल होगी टू द सरफेस।
इसकी डेफिनेशन बन जाएगी द फिजिकल क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सरफेस एंड हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल। ये देखें आउटवर्ड नॉर्मल इज कॉल्ड वेक्टर एरिया ए, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं वेक्टर आ जाएगा, यहाँ पर इसकी मैग्नीट्यूड और ये साथ उसमें यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो इसको कुछ इस तरह से भी कहा जा सकता है कि इस डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल एंड टू द सरफेस इसके अलोंग है। तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात की। अब फिर हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी खास एरिया में से जितनी गुजरती हैं वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की जाए, यहाँ पर क्या होगा 4, यहाँ पर क्या है 2। इसके फार्मूला की बात की, फिर हमने इसकी डिपेंडेंस की बात करते हुए इसके केसेस देखे। केसेस में पहला केस था मैक्सिमम फ्लक्स वाला, उसमें क्या है, ये आपके पास सरफेस है, ये सरफेस है और उस पर जो वेक्टर एरिया ए है उसकी डायरेक्शन ये वाली है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये वाली है। तो दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया फाई, सब्सक्रिप्ट में लिखेंगे ई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आंसर आ जाएगा ई ए के। उसके बाद हमने बात की इसके सेकंड केस की। सेकंड केस के अंदर व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर, तो थीटा आपके पास क्या इस केस के अंदर 90 डिग्री आया है और इसका आंसर आ गया 0 डिग्री। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बच्चे समटाइम कंफ्यूज हो जाते हैं। परपेंडिकुलर में यहाँ पर क्या कर चुके होते हैं, ये इसके इस वाली इक्वेशन के अंदर 0 डिग्री पुट कर देते हैं और जो दूसरा केस है वहाँ पर 90 डिग्री पुट कर देते हैं। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपने थीटा ठीक ठीक से पुट करना है। और केस 3 की हमने बात की कि जब आपके पास एरिया इज इंक्लाइंड तो उस सूरत में आपके पास फार्मूला आ जाएगा, फिर थीटा की जो भी वैल्यू मालूम हो वो आप यहाँ पर पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने बात की थी लास्ट पर इसका यूनिट क्या है और ये स्केलर क्वांटिटी है। और एट द एंड हमने वेक्टर एरिया को भी देखा कि इसकी डायरेक्शन क्या है और इसको कैसे लिखा जा सकता है। शुक्रिया।